हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया गया है यहाँ पर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जाम पूछे गए हैं वो सब हम कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लगभग 33 सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 34 नंबर का सेट है। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी। आज हम क्या करेंगे? आज हम पॉलिटी का सेट देखने वाले हैं। तो देखेंगे पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और उसके साथ क्या कर रहे हैं कि हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन से अच्छा है कि आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। थ्योरी भी कंप्लीट होती है हमारी, क्लियर हो जाती है, और क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान में जो बड़े संशोधन किए गए उनका प्रमुख कारण क्या है? पहला आपका संविधान का अत्यधिक लचीला होना, या दूसरा बड़ी संख्या में संशोधन के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है, या तीसरा है कि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम हैं। तो इसमें कौन सा सही है? अब इसमें एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा सही। देखो, क्या संविधान का अत्यधिक लचीला होना उसकी वजह से संविधान में संशोधन हुए? तो बिल्कुल नहीं। संविधान अत्यधिक लचीला नहीं है, लचीला भी है और कठोर भी है। तो ये ए वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा कि बड़ी संख्या में संशोधन के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए वो बड़ी मात्रा में संशोधन हुए हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। ठीक है आपका। तो देखो बी किस में, दूसरे नंबर का किस में है? तो पहले में नहीं, तो पहला खत्म हो गया, तो 3 बचे हैं। लास्ट देख लेते हैं। बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति एक परिणाम है। तो बहुत से संशोधन क्या होते हैं कि जो आपसी देखो, जो भी संशोधन होते हैं संविधान में, जो मूल उपबंधों की व्याख्या के उद्देश्य और जो राजनीति जो होती है, वो सर्वसम्मति दोनों के चलते ही कई संशोधन हुए हैं। तो इसलिए क्या है कि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति से होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2 और 3, केवल 2 और 3। पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा संविधान के बारे में देख लेते हैं। तो अब पॉइंट्स हैं हमारे कि भारतीय संविधान जो है ना, ये कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है कठोर संविधान में। ठीक है, कठोर संविधान क्या है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीले संविधान में इसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है, ना बहुत ज़्यादा लचीला है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय संविधान कैसा है। तो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ना तो बहुत आसानी से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ना ही बहुत मुश्किल से संशोधन होगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि पॉइंट हमारा कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो अलिखित संविधान है कैसा है? यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है, ये बेहद लचीला संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सबसे ज़्यादा जो लचीला संविधान है ये किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, इसमें विधायी और घटक शक्तियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। अगर ब्रिटिश संसद के पास कानून की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संविधान को बदलने की शक्ति है, तो अगर ब्रिटिश संसद चाहे तो वो क्या कर सकती है? संविधान को बदल भी सकती है। तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान किसका है? यूनाइटेड किंगडम का, इसको ध्यान रखेंगे। और दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है? ये अमेरिका का है। ठीक है, दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका है? तो सैन मैरिनो गणराज्य का। ये 8 अक्टूबर 1600 को लागू हुआ था। 8 अक्टूबर 1600 को लागू हुआ था। वैसे तो आधुनिक अगर देखा जाए तो वो अमेरिका का ही माना जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो सैन मैरिनो जो गणराज्य है, इसका संविधान सब दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, जो 8 अक्टूबर 1600 को लागू किया गया था। अब भारतीय संविधान जो है ना, वो कितने पन्नों का है? तो 251 पन्नों का है। इसको भी ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान कितने पन्नों का है? तो 251। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए हमारी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। आगे की संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो आवश्यक जो अंग माना गया वो क्या माना गया? संविधान संशोधन। ठीक है, संसद से पारित होने के बाद संशोधन जो होता है विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति अगर इस पर सिग्नेचर कर देता है तो ये अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है ये कि 42वां संविधान संशोधन कब आया था, कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन है यही है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह जो समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द इसी के तहत जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या हुआ था? आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और एक नया भाग भी जोड़ा गया था। भाग कौन सा था? भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो आपका
1976 है, उसमें ही उसके तहत ही भाग 4 का जोड़ा गया था और उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे हम पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है। अब अगला इसमें पॉइंट जोड़ा गया था कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। तो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कब किया गया था राष्ट्रपति को? 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। अब प्रशासनिक अधिकरणों और तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था भी, अधिकरण की जो व्यवस्था की गई थी, जो हमारे कौन से संविधान में, जल्दी से बताएंगे 10, तो भाग कौन सा है? भाग आपका जल्दी से बताएंगे। तो अधिकरण जोड़े गए थे, अधिकरण की व्यवस्था की गई थी। तो अधिकरण भाग किस में जोड़े गए थे? 17 में जोड़े गए थे। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 17 का में वगैरह अधिकरण जोड़े गए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे की 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। इसके तहत ही किया गया था कि 2001 तक लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटों की संख्या है वो निश्चित रहेगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगला हम देख लेते हैं इसमें कि संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया था। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक जो जांच है उसको न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अगर कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसका जो पुनर्वलोकन किया जाता है वो नहीं हो सकता है। तो ये इंदिरा गांधी के समय आया था। तो समझ लो कि उस समय क्या हो रहा था, 1976 में। आगे की सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती कर दी गई थी। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनके न्यायिक क्षेत्र में जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें कटौती की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं उनमें 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो क्या किया गया था? 5 साल से बढ़ाकर जो लोकसभा का कार्यकाल है और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल है इसको बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। मतलब 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। और यह व्यवस्था की गई थी कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनके लिए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है, ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे डीपीएसपी में हमें बोला गया, अगर आप डीपीएससी को ये क्या बोल रहे हैं कि कानून के आधार पर अवैध करार नहीं किया गया कि दिया जा सकता था कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो मतलब मौलिक अधिकारों को भी बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की गई थी और डीपीएसपी की तो बात ही अलग है कि इनकी भी बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन इसलिए क्या है कि लघु जो संशोधन बोला जाता है, संविधान बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारतीय जो मूल संरचना थी उसमें बदलाव किए जा रहे थे। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ दी गई कि संसद चाहे तो राष्ट्र के विरोधी में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको निपटाने के लिए विधि बना सकती है। और ये स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। तो मतलब मौलिक अधिकारों से भी ऊपर उठकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी। अब सरकार अगर अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय करने लगी तो फिर कोर्ट अदालत किस लिए बनी है? तो ये भी चीज़ यहाँ पर की गई थी कि अगर संसद चाहेगी तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से वो विधि बना लेगी। मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो वो तो मनमानी करेगी फिर तो इसलिए इसमें मौलिक अधिकारों से भी ये कानून मौलिक अधिकारों से भी प्रभावित नहीं होंगे। मतलब समझ लो कि 1976 का टाइम क्या रहा होगा, मतलब जिस समय आपातकाल लग रखा था उस समय क्या रहा होगा कि आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाए, आपको कहीं घूमने फिरने बोलने बताने की सबकी आज़ादी खत्म कर दी जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। अब इन कौन से जोड़े गए? समान न्याय, इसी के तहत ही 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये 3 जो नीति निर्देशक तत्व थे ये किस में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ध्यान रखना, समान न्याय जोड़ा गया था, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया था और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता जोड़ा गया था। ठीक है, अगला कि भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई थी कि इसके तहत ही भारत के किसी भी भाग में कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। तो राष्ट्रपति का शासन जो है ना अब 6 वर्ष के लिए नहीं 1 वर्ष के लिए भी लग सकता है, ऐसा कर दिया गया था। अगला है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का शक्तियाँ दी गई। तो इसके तहत ही अगर कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति प्रकट हो रही है राज्यों में तो केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को भेज सकती है। ये 42वें संविधान संशोधन से ही प्रावधान चला आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो 2-4 बार, इसको पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा। अब देखो 5 विषय जो थे उनको राज्य सूची से किसमें डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में डाला गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था। पहला था शिक्षा, दूसरा था आपका वन, तीसरा था वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, चौथा था आपका नापतोल एवं 5वां था न्यायिक प्रशासन। ठीक है, अब इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। तो अब देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का गठन नहीं कर सकते, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो अन्य सभी न्यायालयों का गठन कर सकती थी।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान रखेंगे कि 5 विषयों को राज्य सूची संवर्धित सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत ही। अगला है कि संसद और राज्य विधानसभा को कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई कि अब जो लोकसभा है और विधानसभा है इसमें कोरम अभी हाल फिलहाल में नहीं भरा जाएगा। एक अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा बनाया गया, अखिल भारतीय विधि सेवा क्षेत्र बनाया गया, मतलब कोई एक पद बनाया गया। अगला है कि जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के लिए सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया प्रस्तावित दंड के संदर्भ में। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया था और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में ही 42वें संविधान संशोधन आया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हमने पॉइंट देखे हैं, इसको देख लो, बहुत बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 44वां जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। तो 44वां संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में आया था। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने क्या किया था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो वास्तविक कार्यकाल था, मतलब देखो 42वां संविधान संशोधन में जो भी हुआ था उसको 44वां संविधान संशोधन में पलट दिया गया था। बस इतना समझ लो शॉर्ट में अगर समझना चाहो तो इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया। जो 6 वर्ष किया गया था उसको 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। अब संसद और राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया कि जैसे पहले कोरम चल रहा था वही रखा जाएगा, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं होगा। और संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो संदर्भ था उसको बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया क्योंकि जनता दल की सरकार आई थी उस समय। अगला पॉइंट है कि संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया कि आप संसद की और राज्य विधानमंडलों की जो भी कार्रवाई हो रही है इसको समाचार पत्रों में छापें, क्योंकि 1978 में इसलिए जनता पार्टी सरकार हुई, उस समय इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि और क्या बदलाव हुए थे 44वें संविधान संशोधन में। तो कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। तो राष्ट्रपति जो शक्ति छीन ली गई थी कि बेटा राष्ट्रपति अब क्या करेंगे कि राष्ट्रपति को परमिशन देनी पड़ेगी, अब उसको वापस शक्ति लौटा दी गई और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, ठीक है, वापस भी भेज सकते हैं। तो इसलिए अब परंतु पुनर्निर्वाचित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बात किया गया। अगर राष्ट्रपति के पास कोई विचार भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको कहते हैं कि आप पुनर्विचार कर लीजिए, तो एक ही बार भेज सकते हैं। अगर दोबारा से संसद ने उसको भेजा तो राष्ट्रपति को वो पास करना ही पड़ेगा, इतनी इनको शक्ति दे दी गई, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है ना और प्रशासक हैं, ये अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया अध्यादेश में। क्योंकि अब देखो राष्ट्रपति अध्यादेश ला तो सकता है, लेकिन अब क्या किया गया कि आपका 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद से अनुमति मिलना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तो ये कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को शक्तियाँ उनको वापस दे दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जो एक शब्द था आंतरिक अशांति शब्द, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की व्यवस्था की गई कि अब राष्ट्रपति द्वारा अगर कैबिनेट लिखित सिफारिश देता है तभी आपातकाल घोषित करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी के कहने पर ही उस समय, बताइए कौन थे राष्ट्रपति जिन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था, कमेंट करके बताओ अगर पता हो तो, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सेफ गार्ड्स के उपाय किए गए। मतलब राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे ना लग जाए, इसके लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं की गई, ठीक है, कुछ विशेषताएं की गई, कुछ बंदोबस्त उसका किया गया। अगला हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और क्या कर दिया गया उसको, वो केवल आपका विधिक अधिकार ही रहेगा। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे, भले ही किसी भी प्रकार का आपातकाल लगे, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे चाहे कुछ भी लगे। 20 और 21 कभी निरस्त नहीं होंगे और अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो 19 भी निरस्त नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था कर दी गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है कि उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। तो वो उपबंध हटा दिए गए जिसमें अगर राष्ट्रपति संबंधित मामला उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले हैं वो उसका फैसला नहीं ले सकते, तो उसको भी हटा दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको बहुत डीपली पढ़ा है। ध्यान रखो, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए 1-2 बार इसको देख लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा संशोधन कौन सा है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए आया था, दल बदल के लिए। दल बदल आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए आया था कि कभी आप किसी भी पार्टी से अगर आप जीत जाते तो दूसरी पार्टी में ना जाए जीत के, हाँ ठीक है। तो इसलिए 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल से, इसको ध्यान रखना है। आगे
इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1989। ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव की मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। कि चुनावों में मतदान करने की जो उम्र थी पहले वो थी आपकी 21 वर्ष, ठीक है, 1989 से पहले 21 वर्ष, लेकिन उसको घटाकर कब कितना कर दिया गया? 18 साल। तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है हमारा 69वां 69 संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसको विशेष राज्य का विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था किसको? दिल्ली को। और इसके लिए 70 सीट की विधानसभा बनाई गई थी और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। मतलब 7 मंत्री हो सकते हैं और 70 विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली के लिए कि दिल्ली को विशेष दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 71वां संविधान संशोधन 1992। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था, इसलिए अनुसूचित भाषाएं 18 हो गई थी। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई थी? अब इसमें क्या था? 73वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया हुआ था, ठीक है। इसके लिए पंचायत नाम से एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भाग 9 जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें विषय कितने थे? 29। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से पूछते हैं कौन सा भाग है, कौन से कितने विषय हैं और कौन सी अनुसूची है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा संविधान संशोधन है 74वां। तो 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जैसे नगर निगम वगैरह हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 का। तो भाग 9 का जोड़ा गया था, इसे नगर पालिका कहा गया। क्या कहा गया? नगर पालिका। और एक नई अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, जिसके तहत 18 विषय रखे गए। तो नगर पालिका में 18 विषय हैं और बाकी आपके पंचायतों में कितने हैं? 29 विषय हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 क्या है? तो इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि सीटें अगर नहीं बढ़ेंगी तो लोग क्या करेंगे? लोग कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्ष तक, मतलब 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया था, कि जिसका उद्देश्य था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या था कि सीटें नहीं बढ़ेंगी। दूसरे शब्दों में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या को 2026 तक वैसे रखा गया। तो मतलब 2026 तक जो सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभाओं की सेम रहने वाली हैं, जिससे कि क्या होगा? ये किसके आधार पर किया गया था? 1991 की जनगणना के आधार पर ही किया गया था। देखो 1991 की जनगणना है, आज 2023 चल रहा है, 2011 की जनगणना हुई, फिर आपकी 2001 की जनगणना हुई। तो बहुत हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम से बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें लेटेस्ट आंकड़े देखने चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो इसलिए जनप्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता। एक बड़े क्षेत्र में एक विधायक, एक मंत्री बनता है, जिससे कि आम नागरिक जो होते हैं ना वहाँ उनके तक न्याय वगैरह समस्याएं नहीं जा पहुंच पाती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो ये सब राजनीतिक ही है, क्या कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अनुच्छेद 21 का ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी ना उसको मौलिक अधिकार किसके तहत बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन। और उसको किस में डाल दिया गया था? आर्टिकल 21 का ए में डाल दिया गया था और एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था, नीति निर्देशक तत्वों की 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था। अब क्यों? क्योंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अब एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 21 सेम है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा 91वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, 91 2003 में आया था। इसमें क्या था कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलों को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के लिए दल बदल कानून को और मजबूत करने के लिए ये प्रावधान आया था। तो दल बदल कानून को मजबूत करने के लिए प्रावधान आया था। इसमें क्या था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की क्षमता के संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है कि कभी भी अगर केंद्रीय जो परिषद है उसमें जो मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा की जितनी संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं रहेगी। तो इसको ध्यान रखना। और कम कितने से नहीं रहेगी? 12% से कम नहीं रहेगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के योग्य नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दल बदल के आधार पर वो ठहरा दिया गया अयोग्य तो वो मंत्री नहीं बन पाएगा। और किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या
अगर राज्य की बात करते हैं यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री सहित उनकी विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम जो संख्या 12% से कम नहीं होगी। तो 91वें संविधान संशोधन में ये निर्धारित किया गया था कि जो मंत्रियों की संख्या रहेगी केंद्र में वो 15% से ज़्यादा नहीं रहेगी, राज्यों में भी, और न्यूनतम संख्या जो है ना वो 12% से कम नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें भी इसको निश्चित कर दिया गया था। थोड़ा सा अगला पॉइंट देख लेते हैं कि राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर आयोग ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के अयोग्य रहेगा। तो ध्यान रखना, वो मंत्री बनने के अयोग्य रहता है दल बदल के आधार पर अगर आपको दोषी ठहरा दिया गया। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर आयोग आता है तो उसे सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए आयोग माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व, वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई। तो 91वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में भी इसको वर्णित किया गया दल बदल के आधार पर कि देखो, विधायक दल के 1/3 सदस्य को दल बदल से आयोग घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्रदान नहीं होगा। तो सीधी बात है कि कोई भी संरक्षण प्रदान करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। अगर भले ही 1/3 सदस्य जाएँ, तो ऐसा 91वें संविधान संशोधन में बोला गया था कि 1/3 सदस्य भी जाएंगे तब भी आपको दल बदल के आधार पर दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाद में उसको पलटा गया। आगे देखते हैं हम कि 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कब? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ी गई। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैड बॉस, ठीक है, मैड बॉस करके इसको याद कर सकते हैं। तब बढ़कर हमारी जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हो गई, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा 97वां संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसको दिया गया, सहकारी समितियों को। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है कि सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसमें डाल दिया गया? आर्टिकल 19 में इसको जोड़ दिया गया। किसमें डाल दिया गया? आर्टिकल 19 में। और इसको नीति निश्चक तत्वों में भी डाला गया सहकारी समिति को। और सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग भी बनाया गया है, भाग 9 का बी, ठीक है, 9 का बी जोड़ा गया है। तो तीनों चीज़ों में डाला गया है, मौलिक अधिकारों में, नीति निश्चक तत्वों में और भाग में भी डाल दिया गया है, भाग 9 का बी। हमारे किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से, ठीक है। अगला हम देखते हैं 99वें संविधान संशोधन 2014। इसमें क्या हुआ था? NJAC का गठन हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये बोला गया था कि अब कमेटी बनेगी, सिंपल भाषा में समझ लो कि इसमें कमेटी बनेगी जिसमें सरकार के लोग भी रहेंगे, जो कानून मंत्री वो रहेंगे और वो जजों का अपॉइंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव जो हमारा आर्टिकल में दिया गया है वो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा था। तो सीधी बात है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 2015 में संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। तो 99वें संविधान संशोधन समझ गए कि जजों की नियुक्ति के लिए सरकार अपने लोगों को भी बैठाना चाहती थी कमेटी में, इसलिए ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया। और तूल पकड़ने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से निरस्त कर दिया कि न्यायपालिका के कार्य में कभी भी कार्यपालिका दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, और 2015 को इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये तो अगर ऐसा हो जाता ना तो पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था पर भी जो मौजूदा सरकार रहेंगी, अगर कोई भी सरकार आती है तो उसका पूरा पलड़ा भारी रहेगा। और न्याय मिलने की उम्मीद, जैसे आम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा भरोसा न्यायपालिका के ऊपर होता है हम लोगों को कि जो भी होगा कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट किसी का बिका हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो जाता, अगर आपका 99वें संविधान संशोधन सक्सेस हो जाता, तो कहीं ना कहीं जैसा आज इजराइल में हो रहा है कि लोग न्यायपालिका के जो अधिकार हैं उसको सीमित करने को लेकर जो नेतन्याहू कर रहे हैं, उसको वैसा ही स्थिति भारत में भी देखने को मिलती। तो लेकिन उससे पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको निरस्त कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा पॉइंट है कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित 2014 में। तो 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में जो भूमि समझौता हुआ था, इसके तहत 2011 के अनुपालन के द्वारा भूभागों का आदान प्रदान किया गया था। कुछ हमारे क्षेत्र थे, हमने उनको दे दिए थे, कुछ उनके क्षेत्र थे, मतलब लगभग 100 क्षेत्र थे, जो 100 गांव वगैरह थे, तो हमने उनको दे दिए थे। 51 हमने उनसे ले लिए थे, क्योंकि भारत के अंदर बांग्लादेश घुसा हुआ है। तो इसलिए एक सीमा का निर्धारण करने के लिए, प्रॉपर तरीके से सीमा का निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया था कि उनको जो उनकी सीमा के पास जो क्षेत्र थे उनको दे दिया था, और हमारी सीमा में जो क्षेत्र थे वो हमने ले लिए थे। तो 100 और 51 का रेशियो के हिसाब से बंटवारा हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है कि भूमि समझौता हुआ था बांग्लादेश के साथ। अगला हम देखते हैं 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये जीएसटी संबंधित है, ठीक है। जीएसटी कब आया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 के दौरान आया था। वस्तुओं से मतलब सारे कर को हटाकर अब एक कर लेके आया जीएसटी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला हम देखते हैं 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 2018 में आया था। अब इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और अनुच्छेद 338 और 38A के साथ 338B को भी शामिल कर लिया गया था, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग से है। तो 102 में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 103वां संविधान संशोधन हमारा किससे संबंधित है? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया था। तो इसमें 10% का आरक्षण जो
EWS के वर्ग, ये जो सवर्ण हैं उनमें EWS के तहत जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको 10% का आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 103वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो अधिनियम 2019 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। देखो 104वां संविधान संशोधन जो था वो एंग्लो इंडियन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आरक्षण की सीमा इनकी, देखो पहले बात तो आरक्षण दिया गया था, दूसरा क्या था कि इसमें एंग्लो इंडियन को समय सीमा समाप्त कर दी कि जिसके तहत क्या हुआ था कि एंग्लो इंडियन जो है ना अब वो नहीं चुने जाएंगे। तो लोकसभा और जो आपके राज्यसभा में एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उसको खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ और भी दिया है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ये भी कर दिया गया था, और एंग्लो इंडियन को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और संविधान संशोधन हुआ है 105वां, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी को अगर पता हो कि 105वां है आपका, 105वां, जल्दी कमेंट करो 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कि अगर समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है कि संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। तीसरा है कि भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलापन का उचित समन्वय है। चौथा है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखेंगे, समय के अनुसार इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन, बिल्कुल दोनों का समन्वय है। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, बिल्कुल जीवन दस्तावेज है भाई, बिल्कुल। तो इसका 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में जो भाग 20 है उसमें और अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की शक्ति दी गई है कि संसद इस उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा संवैधानिक आयोग या अलग निकाय जैसी किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अगर संविधान में हमें संशोधन भी करना है तो कोई भी बाहरी एजेंसी की हमें आवश्यकता नहीं है। संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद एक अधिनियम बन जाता है। और भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं, ध्यान रखना। तो अगर संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाते हैं, और मोहर लगाने के बाद ये जो संशोधन है ये अधिनियम बन जाता है। और अभी तक कितने अधिनियम हो चुके हैं? तो 105 अधिनियम हो चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 104 तो मैंने बता दिए हैं, 105वां संविधान संशोधन कौन सा है ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में जो संशोधन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, 1 मिनट, पहले कैसे होता है कि पहला होता है संसद के, देखो 3 प्रकार से संशोधन होता है। पहला होता है आपके संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है, तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे कि कितने प्रकार से संशोधन किया जाता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा होता है, दूसरा होता है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, और एक संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्य विधानमंडल के जो समर्थन है वो भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दोनों की दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से चीज़ों से का संशोधन किया जा सकता है। तो जैसे नए राज्यों का प्रवेश, अगर नए राज्य प्रवेश करना है, नए राज्यों को बनाना है, तो ये आपका साधारण बहुमत के द्वारा होगा। नए राज्यों में गठन करना या मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में बदलना, ये भी साधारण बहुमत द्वारा होगा। विधान परिषद का बनाना, राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से विधान परिषद या विधान परिषदों का गठन करना या उनका निरस्त करना, ये भी आपका साधारण बहुमत से होगा। दूसरी अनुसूची में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही बदली जाएंगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ये भी दूसरी अनुसूची के ये साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित होंगे। संसद में कोरम की पूर्ति साधारण बहुमत के द्वारा ही होगी, या संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधित होते हैं। संसद में प्रक्रिया के नियम जितने भी हैं और उनके सदस्य और सीमितों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग में संशोधन करने के लिए ये भी आपका साधारण बहुमत से ही होगा। और उच्चतम न्यायालय में उप न्यायाधीशों की संख्या, ये भी साधारण बहुमत द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान करना, ये भी साधारण बहुमत द्वारा। तो निर्वाचन क्षेत्र हो गया, केंद्रीय शासित प्रदेश हो गया, 5वीं अनुसूची के जो प्रशासन हो गया, 6वीं अनुसूची का जो प्रशासन हो गया, ये सब साधारण बहुमत के द्वारा ही इनका संशोधन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा कैसे होता है। तो संविधान के अधिकांश प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर आपको किसी ऐसे विषय को
संशोधित करना है जो काफ़ी संवेदनशील है। जैसे प्रत्येक सदन के सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। अभिव्यक्ति कुल सदस्य का अर्थ है सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या। इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि रिक्तियाँ या अनुपस्थिति, मतलब जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3 कम से कम होना चाहिए, तब जाके विशेष बहुमत माना जाता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता केवल विधेयक के तीसरे पढ़ने के चरण में मतदान के लिए होती है, लेकिन अत्यधिक सावधानी के कारण विधेयक के सभी प्रभावी चरणों में संबंध में सदन के नियमों एवं विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रावधानों में आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, राज्य के नीति निषेध तत्वों में परिवर्तन के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और आपका अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखना कि विशेष बहुमत के लिए आपका जितने मौलिक अधिकार नीति निषेध तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, तो इन सब चीज़ों में बदलाव के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। अब आता है कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, मतलब संसद का विशेष बहुमत भी होना चाहिए और राज्य भी होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि संसद की अनुमति की जरूरत भी है और राज्यों की अनुमति की जरूरत भी है। तो यहाँ पर पहला आता है कि आपका राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी रीति, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, उसकी रीति में अगर बदलाव करना है तो संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है, आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए भी आपको राज्यों की अनुमति भी चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर कोई बदलाव करने, उनके सीमा क्षेत्र बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए भी आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति चाहिए। के बीच विधायी शक्तियों के वितरण, अगर संघ और राज्य के बारे में बात करें या 7वीं अनुसूची से कोई भी सूची हो, तो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्धित सूची, उसमें भी अगर आपको बदलाव करना है तब भी आपको विशेष बहुमत के साथ प्लस राज्यों की सहमति चाहिए। अगला हमारा कि संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति, ठीक है। संविधान और अगर उसकी प्रक्रिया में बदलाव करना है तब भी आपको विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे। अब संशोधन के प्रकार की बात कर लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। तो 368 के तहत संशोधन किया जाता है। क्या होता है कि संविधान के संशोधन में केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है, ना कि विधानसभाओं में। तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो विधानसभा में नहीं आ सकता, ये केवल संसद के किसी भी सदन में आएगा। विधेयक को कोई मंत्री और निजी सदस्य भी पेश कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट डाले जाते हैं, क्या केवल मंत्री कर सकता है या निजी सदस्य भी कर सकता है? तो मंत्री और निजी सदस्य दोनों कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विधेयक लाने के लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सदन की कुल संख्या का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए और सदन में उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से किया जाना चाहिए। ध्यान रखो, 2/3 बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है, इसको कोई भी मंत्री या निजी सदस्य ला सकता है। अगला है कि प्रत्येक सदन को अलग अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों को अलग अलग विधेयक पारित करना होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों सदनों के अगर बीच असहमति की स्थिति होती है तो विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, ये विशेष बहुमत में नहीं है और विशेष बहुमत प्लस राज्यों में नहीं है। साधारण अगर आप संशोधन होता है तो उसमें हो जाता है, ठीक है। विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों को संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों से, अगर संघीय प्रावधानों में संशोधन करना है तो इसे आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब अगला है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन होने के बाद जहाँ आपका विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन होने के बाद जहाँ आवश्यक हो विधेयक को सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, ना तो विधेयक को सहमति से रोक सकता है और ना ही विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर इसकी सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है और अधिनियम बनने के बाद ये क्या होता है कि पूरी तरीके से कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे संविधान संशोधन संबंधित हमने पूरा का पूरा ब्यौरा समझ लिया, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो बार बार, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति में नहीं पाया जाता है? तो संघीय प्रणाली के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति में नहीं पाया जाता है? क्या दोहरी नागरिकता की बात कर रहे हैं यहाँ पर? दोहरी नागरिकता हो गया, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता या संविधान के निर्वाचन में न्यायपालिका का प्राधिकार। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। तो देखो, संघीय प्रणाली के भारतीय राजनीति का अगर लक्षण देखें तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं भाई। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से दो देश बताओ कि जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का। चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित थोड़ा सा तथ्य। देखो, संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि किसी देश या राष्ट्र में दो या दो से अधिक स्तरों को आना,
जैसे देश में जो बड़े या कानून संबंधी निर्णय का फैसला हो वो केंद्र और राज्य की सहमति से होना चाहिए। संघीय प्रणाली का केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कार्य करती है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे कि संघीय प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर एक कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि केसी वेयर साहब का दिया है कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक कहा है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार इसको पूछा गया है कि भारतीय जो संघवाद है उसको अर्ध संघात्मक किसने कहा है, तो ये कहा है केसी वेयर ने। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि संविधान निर्माती सभा में भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी भी देश की व्यवस्था उस देश की परिस्थितियों के अनुसार होती है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग विद्यमान हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। अब संघवाद के लक्षण देख लेते हैं हम कि संघवाद के लक्षण क्या होते हैं, फेडरलिज्म के लक्षण क्या होते हैं। पहला तो है कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा, कोई ना धर्म, ना पंथ, ना जाति, ना कुछ, ना हिस्सा, कुछ भी नहीं, आपका संविधान से ऊपर नहीं होगा। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करने की बात कर रहे हैं। तीसरा है कि लिखित और कठोर संविधान होगा। क्या होगा, पहला तीसरा है कि लिखित संविधान होगा और कठोर भी होगा। अगला कि स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। द्विसदनीय व्यवस्था होगी, केंद्र भी अपने स्तर पर शासन करेगा और केंद्र के अंडर में राज करेगा और दोनों को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और अगला है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली मतलब द्वैध शासन व्यवस्था, मतलब वही केंद्र और राज्यों की। तो ये संघवाद के प्रमुख लक्षण है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। तो संविधान की आधारभूत विशेषता क्या नहीं है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिसंघवाद या आपका संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। तो इसमें कौन सा मूलभूत जो आपका विशेषता नहीं है। तो संविधान देखो यहाँ पर मौलिक अधिकार तो है भाई, विशेषता मौलिक अधिकार तो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी परिसंघवाद भी है, लेकिन संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो हम लोग देख लेते हैं इसको क्या है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे लंबा संविधान है भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है हमारा। तो अगर आधारभूत विशेषताओं की बात करी जाए तो ये सारी विशेषताएं कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है, ठीक है, संघात्मक के साथ एकात्मकता का मिश्रण है इसमें। सरकार का संसदीय स्वरूप है, सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है, और संसदीय संप्रभुत्ता है और न्यायिक सर्वोच्चता है, न्याय की सर्वोच्चता और संसद की संप्रभुत्ता है। कानून का शासन है, सबके लिए बराबर है कानून। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका कार्यपालिका सबको अलग रखा गया है। मौलिक अधिकार दिए गए लोगों को, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भी हैं इसमें, मौलिक कर्तव्य भी हैं, और भारत में धर्मनिरपेक्षता है, किसी कोई भी धर्म नहीं, धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए समान है, सभी पंथों के लिए, सभी लोगों के लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, हर एक व्यक्ति 18 साल से ऊपर का वोट कर सकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है और स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, स्वतंत्र निकाय जो भी हैं स्वतंत्र निकाय हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हमारी, ये हमारे आधारभूत विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ लेना इसको। अगला एक दो बचते हैं कि आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं इसमें, और त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भी की गई है, जैसे केंद्र और राज्य और पंचायतों के बारे में व्यवस्था की गई है, और सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। तो ये मूलभूत विशेषताएं हमारे संविधान की है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि अब ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। विधि का शासन अमेरिका की संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडा से, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, या आपका समता और बंधुता फ्रांस से लिया गया है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से बताएंगे। तो देखो, विधि का शासन क्या अमेरिका से लिया गया? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। विधि का शासन अमेरिका से नहीं लिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव कनाडा से लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया, ठीक है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सदनों की जो संयुक्त बैठक है हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये राइट है हमारा। समानता और बंधुता कहाँ से ली गई है? क्या ये फ्रांस से ली गई? ये भी हमारा राइट आंसर है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जिसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? क्या जापान से लिया गया? बिल्कुल सही, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, 5 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 5 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, और बंधुत्व का और समानता का अधिकार जो है वो फ्रांस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो 5 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं, कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची को लिया है, ठीक है। क्या लिया है? समवर्ती सूची। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए कनाडा से बात कर लेते हैं। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है कि एक मजबूत केंद्र, ठीक है, क्या लिया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। तो संघवाद जो हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा से लिया गया है। और एक और पॉइंट लिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो सलाह देने का जो क्षेत्राधिकार है ये भी हमारा कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। आगे हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निषेध तत्व लिए हैं, ठीक है, नीति निषेध सिद्धांत लिए हैं। और क्या लिया है हमने? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ध्यान रखना कि
राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है किससे? आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आपकी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ही ली गई, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अगला हमारा कि जापान से हमने क्या लिया है? तो कानून, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? जापान से ली, तो इसको ध्यान रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? जापान से ली है। कहाँ से लिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? जापान से, इसको ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और प्रस्तावना में जो शब्द है आपके, कौन कौन से शब्द हैं? न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो न्याय है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है, जो उस समय का सोवियत संघ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यूके से हमने क्या लिया है? संसदीय सरकार लिया है। ठीक है, संसदीय और कानून का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, और कैबिनेट प्रणाली के लिया है, और विशेषाधिकार रेट। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमने यूके से ली हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आपका यूके से ही लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिया है? कि मौलिक अधिकार लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से ली है? आपके अमेरिका से लिए। न्यायिक समीक्षा, मतलब अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली आपने? ये भी अमेरिका से ही ली है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, तो उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जाएंगे, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। आगे देखते हैं हम जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस प्रकार से होगा, ये हमने जर्मनी से लिया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? कि आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने आपका जर्मनी से लिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका से ली, इसको ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव, वहाँ हमने देखा था यहाँ पर नामांकन और यहाँ मनोनीत किया जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है इसको। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श जो हमने लिए हैं वो फ्रांस से लिए, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 कि भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा किससे प्रेरित है? अब दार्शनिक हिस्सा क्या होता है? दार्शनिक हिस्सा ये होता है कि आपके मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हमारे दार्शनिक जो हिस्सा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं और यहाँ पे बच्चे धोखा खा जाएंगे। ठीक है, दार्शनिक हिस्सा क्या होता है? तो ये हमारा लिया गया है आयरिश और अमेरिकी संविधान से। किससे लिया गया है? आयरिश और अमेरिकी संविधान से हमारा दार्शनिक हिस्सा लिया गया है। इसमें होता क्या है? भारतीय संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का अध्ययन करने के बाद ही तैयार किया गया है। इसलिए क्यों? अब देखो, तो जब हमने बहुत सारे देशों के संविधानों को खंगाला है, उसके बाद हमने अपने संविधानों को बनाया है कि क्या कमियां होनी चाहिए, क्या कमियां हटानी है। इस दिशा में ये दुनिया के लगभग सभी संविधानों से प्रेरित दिखता है। भारत के संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक क्या होता है? 1935 के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया? जो आपका 1935 का जो अधिनियम था, उससे अधिकांश हिस्सा लिया गया है भारतीय संविधान का। ठीक है, तो भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं जो संरचना है वो हमने 1935 से ली है, और अगर प्रशासन की बात करें तो राजनीतिक हिस्से की बात करें तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, दार्शनिक हिस्से में क्या क्या आ जाता है आपका? जैसे मौलिक अधिकार हो गए, राजकीय नीति से तत्व हो गए, ये हमने कहाँ से लिए? ये अमेरिकी और आयरिश संविधान से लिए हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए थे? तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गई थी? बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हो गई थी? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो थी आपकी 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गई थी? तो देखो, निर्वाचन तो हो गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता हो गई थी क्या? नागरिकता के भी उपबंध हो गए थे, लेकिन आपातकाल का और न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये नहीं हुआ था, और आपका ये भी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? ये भी नहीं हुआ था। तो 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि 26 नवंबर को लागू हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा में 284 सदस्य, कितने थे? 284 सदस्यों में से 24 जनवरी 2050 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 26 जनवरी को इसको लागू कर दिया गया था। उस दिन खूब जोर की बारिश हो रही थी, ध्यान रखना, और इसे शुभ संकेत के तौर पर माना जा रहा था। तो उस समय जिस समय हस्ताक्षर हुए थे और संविधान लागू हो रहा था, उसमें बहुत जोर की बारिश हो रही थी। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी है, और टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें टाइपिंग और प्रिंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है।
दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को किसने बनाया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। तो दोनों ही भाषाओं में जो संविधान की मूल प्रति है इसको किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। रायजादा साहब जो थे उनका खानदानी पेशा कैलीग्राफी था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरती के साथ इटैलिक लिखावट में इसको सजाया था। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा। इसे लिखने के लिए 6 महीने लगे थे, संविधान को लिखने के 6 महीने लगे थे। उन्होंने मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि मेहनताना तो कुछ नहीं लेना है, लेकिन संविधान के हर पृष्ठ पर उनका नाम होगा और अंतिम पेज पर उनके दादा का भी नाम होगा। तो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा साहब थे, उन्होंने मेहनताना के तौर पर तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन संविधान में अपना नाम लिखवाया था, जिससे कि उनका नाम अमर हो गया है। आगे की भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों के साथ जो चित्र बनाए थे वो नंदलाल बोस ने बनाए थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर पेज को चित्रों से जो सजाया था वो आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। और जो इसके अलावा जो प्रस्तावना पेज को सजाया था वो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। किसने? प्रस्तावना के पेज को राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था और नंदलाल बोस के शिष्य थे वो, ठीक है। और संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी हुई है। जो संविधान की ओरिजिनल मूल प्रति है ना, वो भारतीय संसद की लाइब्रेरी जो है उसमें हीलियम से भरे केस में रखी गई, जिससे वो खराब ना हो। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे जो लागू हो गए थे। तो नागरिकता लागू कर दी गई थी, निर्वाचन कर दिया गया था, प्रांतीय जो संसद थी उसको कर दिया गया था, स्थायी और संक्रमणशील प्रावधान कर दिए गए थे, लघु शीर्षक जैसे प्रावधान कर दिए गए थे, लागू हो गए थे। तो जैसे आर्टिकल 5, 6, 7 ये सारे देख लेना, ये सारे आर्टिकल लागू हो गए थे इसके अंतर्गत। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन पूर्ण तरीके से कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको देख लो, 1-2 बार रिवीजन कर लो। क्वेश्चन के साथ हमने पूरी थ्योरी खत्म कर दी है और 2-4 सेट में तो पता चला पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। हम क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित थ्योरी भी अगर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाभदायक हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई करती रहिए, लगातार मेहनत करती रहिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।